प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मांग के सिद्धांत विषय के ऊपर चर्चा की थी और उसमें हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, जिन्हें मांग क्या होती है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, इस तरह की बहुत सी धारणाओं के बारे में हमने उसमें विस्तार से जाना। अब इस वीडियो में भी आप बहुत सी बातों के बारे में जानेंगे, जिन्हें मांग का नियम, मांग के नियम की मान्यताएं, मांग के नियम से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण धारणाएं जो हमारे लिए जानना जरूरी है, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के लागू न होने के कारण अथवा जिन्हें मांग के नियम के अपवाद भी कह दिया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं और पिछली वीडियो में हम विस्तार से पढ़ भी चुके हैं कि मांग को बहुत सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, निर्धारित करती हैं, जिसके अंदर सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण है वस्तु की अपनी कीमत। उसके साथ साथ संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, भविष्य में वस्तुओं के घटने या बढ़ने और वस्तुओं की कीमतों के कम होने या ज़्यादा होने की संभावनाएं, जनसंख्या का आकार, सरकार की नीति, जलवायु तथा मौसम और आय का वितरण। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मांग को प्रभावित करती हैं, मांग को निर्धारित करती हैं, मांग के ऊपर प्रभाव डालती हैं। इनको एक समीकरण के रूप में भी दिखाया जा सकता है, जैसे कि डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत, वस्तु की अपनी कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, आय, रुचि, संभावनाएं, जनसंख्या, सरकार की नीति, मौसम और आय का वितरण। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में जान चुके हैं। तो अब मांग को प्रभावित और निर्धारित करने वाले इन तत्वों के आधार पर मांग का नियम कैसे बनाया जाता है, हम इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मांग को प्रभावित और निर्धारित करने वाले इन तत्वों के प्रभाव के कारण वस्तु की मांग कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन मांग का नियम बनाते समय इन सभी तत्वों के मांग पर प्रभाव को नहीं लिया जाता, बल्कि केवल कीमत के प्रभाव को ही माना जाता है और बाकी सभी तत्वों, बातों, चीज़ों, कुछ भी कह सकते हो, इन सब के प्रभाव को नकार दिया जाता है, क्योंकि कीमत के अलावा बाकी सभी बातों को स्थिर या अपरिवर्तित मान लिया जाता है। कि जैसे हमने पिछली वीडियो में मांग के बारे में अध्ययन करते वक्त बार बार एक बात पढ़ी, अन्य बातें समान रहने पर, और वो अन्य बातें यही चीज़ें हैं, कीमत के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को हम स्थिर मान लेते हैं, अपरिवर्तित मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। तो इसलिए मांग का नियम इस मान्यता के आधार पर बनाया जाता है कि कीमत के अलावा अन्य सभी बातें स्थिर या समान रहेंगी। मतलब मांग पर केवल कीमत का ही प्रभाव पड़ेगा और कीमत के कम ज़्यादा होने पर ही मांग कम ज़्यादा होगी। इसको कुछ और विस्तार से दिखाने के लिए हम इस समीकरण को लेते हैं जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा। जैसे हम देख रहे हैं कि पी एक्स को हमने बिल्कुल अलग माना, अलग निकाला, इसको एक तत्व माना मांग को प्रभावित करने वाला, और इन बाकी सभी चीज़ों को एक तत्व माना। तो इस तरह से मांग को प्रभावित करने वाले इन सभी तत्वों को, सभी चीज़ों को हमने दो भागों में बांट लिया और इन्हें दो तत्व माना। एक कीमत जो मांग को प्रभावित करती है और दूसरी बाकी अन्य सभी चीज़ें जो मांग को प्रभावित करती हैं। कीमत जो मांग को प्रभावित करती है वो मांग के नियम का आधार बनती है, क्योंकि हम जब मांग का नियम बनाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ कीमत को ही लेते हैं और बाकी सभी चीज़ों को हम समान मान लेते हैं। इसे हम दूसरा तत्व मांग को प्रभावित करने वाला एक अन्य इकाई मान लेते हैं। इन तत्वों को हम स्थिर इसलिए मान लेते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तन होने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है, और इतना लंबा समय लगता है कि इसको हम दीर्घकाल कह सकते हैं। इसलिए हम तत्कालीन कीमतों पर या तत्कालीन मांग पर इसके प्रभाव को नकार देते हैं, और इसको नकार करके ही, इनको स्थिर मान करके ही, इनको समान मान करके ही हम मांग का नियम बनाते हैं, और मांग के नियम का मुख्य आधार हम कीमत को ही लेते हैं। मांग का विस्तार से अध्ययन करने के बाद मांग के नियम के बारे में हमारे सामने जो बात निकल कर आती है वह यह है, अन्य बातें समान रहने पर, जिनमें कीमत के अलावा मांग को प्रभावित करने वाले सभी तत्व भी आते हैं, यानी कि हम इन्हीं सभी तत्वों को
कीमत के अलावा जो हमने पिछली स्लाइड में देखे उनको ही अन्य बातें कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम जो मार्शल ने उसकी परिभाषा दी या बनाया, तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही कीमत बढ़ती है तो उसका प्रभाव डिमांड पर यह होता है कि डिमांड कम हो जाती है, और जब कीमत कम होती है तो उसका मांग पर प्रभाव यह पड़ता है कि डिमांड बढ़ जाती है। तो मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। इसे हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती चली जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम एक डायग्राम को देख रहे हैं जिसके अंदर ओ एक्स अक्ष ओ वाई अक्ष दोनों है। ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी या वस्तु की मात्रा दिखाई जाती है और ओ वाई अक्ष पर कीमतें दिखाई जाती है। अब जब हम तालिका के अनुसार रेखा चित्र का निर्माण करेंगे तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत 1 रुपये है तो उसकी इकाइयाँ 4 ली जाती हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 2 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की 3 इकाई खरीदी जाती है। जब वस्तु की कीमत बढ़कर 3 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की इकाई 2 खरीदी जाती हैं, और जब वस्तु की कीमत बढ़ करके 4 रुपये हो जाती है तो उस वस्तु की इकाई 1 ही खरीदी जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है उसकी मांग कम होती जा रही है, और जब हम इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो इससे हमें प्राप्त होता है मांग वक्र। इसको हम नीचे भी देख सकते हैं कि कीमत और मांग के अंदर विपरीत संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, उल्टा संबंध पाया जाता है। मतलब एक चीज बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है और मांग कम हो रही है, तो इसलिए इसको विपरीत या ऋणात्मक संबंध के नाम से जाना जाता है। मांग के नियम की कुछ मान्यताएं होती हैं, तो यानी कि मांग का नियम जो बनाया जाता है वो कुछ बातों को मान करके बनाया जाता है। जैसे कि हमने देखा कि मांग का नियम यह मानकर बनाया जाता है कि अन्य बातें समान रहे। यह बात हम बार बार कहते हैं। वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं, किन बातों का समान रहना जरूरी है, अब इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। इन अन्य बातों का समान रहना ही मांग के नियम की मान्यता है, और ये अन्य बातें कीमत को छोड़कर मांग को प्रभावित करने वाले बाकी सभी तत्व होते हैं। इन तत्वों का स्थिर रहना अथवा अपरिवर्तनशील होना ही मांग के नियम की मान्यता है, जिनकी निम्न प्रकार व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले, संबंधित वस्तुएं कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु की कीमत व मात्रा में भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ताओं की संख्या या जिसको जनसंख्या कहा जा सकता है में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार की नीति, टैक्सेशन या आर्थिक सहायता से संबंधित में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जलवायु व मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वस्तु सामान्य होनी चाहिए। इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि वस्तुओं कितने प्रकारों में बांटा गया है। मुद्रा की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देश की परिस्थितियां सामान्य रहनी चाहिए, अर्थात युद्ध, मंदी, तेजी आदि की स्थिति नहीं होनी चाहिए। आसान सी भाषा में कहें तो मांग के नियम की मान्यताओं को अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मांग को निर्धारित करने वाले जितने भी तत्व हैं, सिर्फ उन तत्वों के आगे कीमत वाले तत्वों को छोड़ करके सबके आगे ये लिख दिया जाना चाहिए कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग के नियम के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनके बारे में आप बच्चों को जानना चाहिए, इनके बारे में परिचित होना चाहिए। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण तत्व है, ये सबसे पहली जो बात है वो विपरीत संबंध। यानी कि मांग का नियम वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत उल्टा संबंध बताता है। यानी कि एक की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी। यानी कि दोनों के अंदर उल्टा, विपरीत या ऋणात्मक संबंध बताता है। गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं। मांग का नियम कीमत और मांग में गुणात्मक संबंध बताता है। यह दिशात्मक संबंध व्यक्त करता है कि जैसे कीमत के बढ़ने से मांग कम तो होगी, लेकिन कितनी होगी इसके बारे में यह कोई चर्चा नहीं करता, ना ही हमें बताता है। अनुपातिक संबंध नहीं, यानी कि कीमत और मांग में
किसी प्रकार का कोई अनुपातिक संबंध नहीं होता। यानी कि यह नहीं है कि अगर किसी वस्तु की कीमत 50% बढ़ेगी तो मांग 50% ही कम होगी, या कीमत 50% कम होगी तो मांग 50% ही बढ़ेगी। इस तरह का इसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, कोई संबंध नहीं है, एक पक्षीय। मांग का नियम केवल एक ही पक्ष की बात करता है, मतलब यह कीमत में होने वाले परिवर्तन के बाद मांग पर होने वाले परिवर्तन की तो चर्चा करता है, उसकी तो बात करता है, लेकिन मांग में होने वाले परिवर्तन का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी कहीं भी मांग के नियम में कोई चर्चा नहीं है, न ही इस बारे में यह कोई बात करता है। अगला, शीशा खेल से तुलना। यानी कि शीशा एक झूला होता है जिसके ऊपर बच्चे बैठ करके झूलते हैं। जब इसका एक सिरा नीचे जाता है तो दूसरा ऊपर जाता है, दूसरा नीचे जाएगा तो पहले वाला ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से तुलना करता है एक झूले की तरह से, जैसे ये शीशा एक झूला है जिस पर बच्चे झूलते हैं। इसके अंदर अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग कम हो जाएगी, दूसरी तरफ अगर कीमत कम होगी तो मांग ऊपर उठ जाएगी, मांग बढ़ जाएगी। यानी कि अगर एक सिरा नीचे जाएगा कीमत का तो डिमांड का सिरा ऊपर चला जाएगा, और अगर कीमत का सिरा ऊपर जाएगा तो डिमांड का सिरा नीचे चला जाएगा। यानी कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक नीचे गिरेगी तो दूसरी ऊपर उठेगी। तो इस तरह से ये एक झूले की तरह से काम करता है। एक सवाल और हमारे दिमाग में आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, कि विपरीत संबंध ही क्यों होता है, सीधा संबंध क्यों नहीं होता। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मांग के नियम के लागू होने के कारण मांग का नियम क्यों लागू होता है, जब कीमत गिरती है तो वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है, या मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक ही क्यों होता है। अब हम बात करेंगे मांग के नियम के लागू होने के कारण। इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम से अभिप्राय यह है कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की अधिक इकाइयां होती चली जाती हैं तो उसके लिए उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता या उसकी महत्ता कम होती चली जाती है। किसी भी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की कीमत हमेशा उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के बराबर ही दी जाती है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा कीमत के रूप में उतनी ही मुद्रा का त्याग किया जाएगा जितनी उसको वस्तु से उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार एक उपभोक्ता का मुद्रा के रूप में त्याग और वस्तु से प्राप्त उपयोगिता जब बराबर होगी तभी एक उपभोक्ता संतुलन में होगा। तो इस नियम के अनुसार जैसे जैसे एक उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयां खरीदता जाता है तो उन अतिरिक्त इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता उसके लिए कम होती जाती है। तो जब अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ही कम है तो सीधी सी बात है कि उपभोक्ता उस वस्तु के लिए ज्यादा कीमत क्यों देगा, कम कीमत ही देगा, क्योंकि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो हमेशा स्थिर रहती है, समान रहती है। हमारे पास मुद्रा कितनी भी ज्यादा हो जाए या कितनी भी कम हो जाए उसकी सीमांत उपयोगिता में हमारे पास कोई असर नहीं पड़ता, वो बराबर रहती है। सिर्फ वस्तु की सीमांत उपयोगिता ही घटती या बढ़ती है। इसलिए एक उपभोक्ता किसी वस्तु की कम कीमत होने पर ही ज्यादा मात्रा खरीदेगा, और जब कीमत बढ़ जाती है तो उसकी कम मात्रा खरीदेगा। यहां हम इसको देख सकते हैं, बाजार में नए उपभोक्ताओं का प्रवेश। दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है या उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तब कई दूसरे उपभोक्ता जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे वे भी अब उस वस्तु को खरीदने लग जाते हैं, जिससे वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसी तरह जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो कई उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदना बंद कर देते हैं, जिससे उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जिस तरह जब फल, सेब, आम या सब्जियां शुरू शुरू में आती हैं तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण कम ही उपभोक्ता उनको खरीदते हैं। लेकिन जब उनका पूरा सीजन आ जाता है, फुल सीजन आ जाता है और वस्तुएं बाजार में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं तो उनकी कीमतें कम हो जाती हैं और उनके ग्राहक भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उनकी मांग ज़्यादा हो जाती है। इस प्रकार कीमत में परिवर्तन आने से उपभोक्ताओं की संख्या में भी परिवर्तन आता है, जिसका वस्तु की कुल मांग या बाजार मांग पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि जब प्राइस ज़्यादा है तो बहुत कम उपभोक्ता बाजार में वस्तुओं खरीद रहे हैं, और जब प्राइस गिर जाती है तो उपभोक्ताओं की भीड़ बाजार की तरफ दौड़ पड़ती है, जिससे मांग बढ़ जाती है। अगला है विभिन्न प्रयोग।
बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके बहुत से प्रयोग होते हैं, जैसे दूध के बहुत से उपयोग होते हैं। सर्दियों में अगर हम बात करें तो जैसे गाजर आती हैं, उनके बहुत से उपयोग होते हैं, खाने में प्रयोग की जा सकती हैं, सलादें में प्रयोग की जा सकती हैं, गाजर पाक बनाने में प्रयोग की जा सकती हैं, सब्जी बनाने में प्रयोग की जा सकती हैं। इसी तरह दूध लस्सी बनाने में, दही बनाने में, मिठाई बनाने में, घी बनाने में, पीने में, चाय बनाने में आदि बहुत सी चीज़ों में प्रयोग किया जा सकता है। जब इसकी कीमत कम होगी तो इसको सभी उपयोगों के लिए खरीदा जाएगा, यानी कि इसकी मांग बढ़ जाएगी। और जब इसकी कीमत ज़्यादा होगी तो इसको केवल महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए खरीदा जाएगा, जिससे इसकी मांग कम हो जाएगी। तो इसलिए जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी कीमत कम होने पर उनकी मांग ज़्यादा और कीमत ज़्यादा होने पर उनकी मांग कम हो। अगला हमारे पास आता है आय प्रभाव। इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। आय प्रभाव का मतलब हमारी मौद्रिक आय के बढ़ने से नहीं होता। आय प्रभाव का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि वो वस्तु उतने ही पैसों में ज्यादा खरीदी जा सकती है। और इस बढ़ी हुई आय को, इस बढ़ी हुई खरीद की क्षमता को ही आय प्रभाव कहा जाता है। तो आय प्रभाव के कारण भी मांग का नियम लागू होता है। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन को ही आय प्रभाव कहा जाता है। यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार से समझें तो जैसे एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आएगा तो उससे उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन आएगा। जैसे अगर कीमत कम हो जाती है तो उससे उसी मौद्रिक आय में एक उपभोक्ता ज्यादा वस्तुएं खरीद पाएगा, यानी कि वस्तुओं के रूप में उसकी वास्तविक आय बढ़ जाएगी। और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपनी उतनी ही मौद्रिक आय से कम वस्तुएं खरीद पाएगा, यानी कि वस्तुओं के रूप में उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है। तो इसलिए कहता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ता की वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की जो मांगी की मात्रा है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको आय प्रभाव कहा जाता है। जब वस्तु की कीमत गिरती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता को कम कीमत होने से पहले जितनी वस्तुएं खरीदने के लिए कम खर्च करना पड़ेगा, और जो उसकी वो आय बचेगी उस आय से वो उन वस्तुओं को और ज्यादा खरीद पाएगा या उसके लिए उन वस्तुओं को खरीदना संभव हो जाएगा। अतः कीमत के कम होने से आय प्रभाव के द्वारा वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि वह वस्तुएं वैसे ही कम खरीद पाएगा, तो आय प्रभाव के द्वारा वस्तुओं की मांग भी कम होगी। तो वास्तविक आय का अर्थ होता है वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के रूप में आय, या इसको वस्तुओं और सेवाओं की प्राप्ति के रूप में मापा जा सकता है। अथवा कह सकते हैं कि मौद्रिक आय से हम कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं, कितनी वस्तुओं खरीदने की शक्ति हमारी मौद्रिक आय में है, उसी को वास्तविक आय कहा जाता है। अगला हमारे पास पॉइंट आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव का संबंध दो प्रतिस्थापन वस्तुओं, जैसे कि हम पीछे भी विस्तार से पढ़ चुके हैं कि प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जा सकती हैं। अगर हमें एक वस्तु नहीं मिलती तो हम दूसरे काम चला लेते हैं। एक वस्तु महंगी हो जाती है तो उसकी जगह हम दूसरी वस्तु जो उसकी तुलना में सस्ती है उसको खरीद करके अपना काम चला लेते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं को ही प्रतिस्थापन वस्तुएं कहा जाता है। तो प्रतिस्थापन प्रभाव का संबंध दो प्रतिस्थापन वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में, यानी तुलनात्मक कीमतों में, उनकी कीमतों में तुलना के हिसाब से जो परिवर्तन होता है उसके प्रतिस्थापन वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव से है। जैसे कि पेप्सी और लिम्का प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं और दोनों की कीमतें भी समान है। अब यदि पेप्सी की कीमत बढ़ जाती है तो लिम्का उसकी तुलना में सस्ती है और उपभोक्ता पेप्सी के साथ लिम्का का प्रतिस्थापन करेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जब दो संबंधित वस्तुओं की कीमत में ऐसा परिवर्तन होता है कि एक वस्तु महंगी और दूसरी सस्ती होती है तो उपभोक्ता सस्ती वस्तु को ही महंगी वस्तु के साथ प्रतिस्थापित करेगा, बदलेगा, जिससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जैसा कि हम यहाँ पर भी देख रहे हैं पेप्सी और लिम्का दो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। यहाँ पर अगर पेप्सी की कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसके जो मांग है वो कम हो जाएगी, और इसका जो प्रतिस्थापन प्रभाव होगा वो लिम्का पर क्या होगा कि लिम्का की मांग बढ़ जाएगी। यानी कि पेप्सी की कीमतें बढ़ी, उसकी मांग कम हुई, उसका जो प्रतिस्थापन प्रभाव है ये हुआ कि लिम्का जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी मांग बढ़ गई। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो पेप्सी की अगर कीमतें गिर जाती हैं तो इसका प्रभाव क्या होगा कि पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी, और जब पेप्सी की डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्रतिस्थापन प्रभाव यह होगा कि लिम्का की मांग कम हो जाएगी। तो इसे कहा जाता है प्रतिस्थापन प्रभाव। यानी कि मिलती जुलती चीजों में जब एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है
तो दूसरी की मांग बढ़ेगी, एक वस्तु की कीमत गिरेगी तो दूसरी वस्तु की मांग गिरेगी। अतः स्थानापन्न प्रभाव के कारण कीमत कम होने वाली वस्तु की मांग अधिक होगी और कीमत अधिक होने वाली वस्तु की मांग कम। मांग में यह परिवर्तन वस्तु की अपनी कीमत में कमी या वृद्धि होने के कारण नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी प्रतिस्थापन वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन होने के कारण हुआ है। इसीलिए इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। आय प्रभाव या प्रतिस्थापन प्रभाव के बीच में भी कुछ संबंध पाया जाता है। कीमत कम होने पर दो तरह के प्रभाव पड़ते हैं, एक तो आय प्रभाव और दूसरा प्रतिस्थापन प्रभाव। कीमत कम होने से एक तरफ तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। वास्तविक आय के बढ़ने का अर्थ है उपभोक्ता की मौद्रिक आय का बढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता की मौद्रिक आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल कीमत के कम होने से उसकी क्रय शक्ति अथवा खरीद क्षमता बढ़ती है। इस बढ़ी हुई क्षमता से ही वह कम कीमत में ज्यादा वस्तुएं खरीद सकता है। तो खरीद क्षमता का मतलब कीमत कम होने से उतनी ही आय में ज्यादा वस्तुएं खरीदने की क्षमता से है। प्रतिस्थापन प्रभाव का अर्थ है कि हमारी आवश्यकता को पूरा करने वाली बाजार में मिलती जुलती बहुत सी वस्तुएं विद्यमान है और उनमें से यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब उसका प्रतिस्थापन उसकी दूसरी वस्तु जो होती है, उससे मिलती जुलती जो वस्तु होती है, उसकी जब प्रयोग की जा सकती है तो उसकी तुलना में सस्ती है, उस वस्तु के साथ उसका प्रतिस्थापन या बदली कर लेते हैं। मतलब हम उस महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु खरीदते हैं और जिस वस्तु को पहले खरीदा जा रहा था उसकी मांग कम हो जाती है। आय प्रभाव के बारे में और प्रतिस्थापन प्रभाव के बारे में यहां हम रेखा चित्र के द्वारा आपको और ज्यादा विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिम्का और पेप्सी दोनों ही प्रतिस्थापन वस्तु हैं, दोनों एक दूसरे की जगह प्रयोग की जा सकती हैं और अगर एक वस्तु की कीमत महंगी हो जाती है तो दूसरी वस्तु को खरीदा जा सकता है, उसकी मांग बढ़ सकती है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है, यह है कि आय प्रभाव धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु की कीमत कम होने से हमारी वास्तविक आय तो बढ़ जाएगी, लेकिन उस बढ़ी हुई वास्तविक आय से हम उस वस्तु की ज्यादा मात्रा खरीद भी सकते हैं और अगर हमें जरूरत नहीं है तो ज्यादा मात्रा नहीं भी खरीदेंगे। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तुओं के मामले में जब एक वस्तु महंगी हो जाती है तो हम उसका प्रतिस्थापन दूसरी सस्ती वस्तु के साथ करेंगे ही करेंगे। इसलिए प्रतिस्थापन प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम हमेशा महंगी वस्तु के साथ सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेंगे और महंगी वस्तु की मांग हमेशा ही कम होगी और सस्ती वस्तु की ज्यादा। अब जैसे अगर हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम के द्वारा देखें तो जैसे लिम्का की कीमतें अगर गिरती हैं तो इसका आय प्रभाव क्या होगा कि लिम्का की कीमतें गिरने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है और उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ने से वो लिम्का की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। लेकिन इसका प्रतिस्थापन प्रभाव यह होगा कि इसकी कीमतें गिरने के कारण लिम्का की, तो बहुत से पेप्सी के उपभोक्ता लिम्का को खरीदने लग जाएंगे, जिसके कारण जो पेप्सी है उसकी मांग गिर जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो लिम्का है इसकी कीमतें कम होने का आय प्रभाव यह होगा कि लिम्का की मांग बढ़ जाएगी, लेकिन लिम्का की कीमतें घटने का उसकी प्रतिस्थापन वस्तु पर प्रतिस्थापन प्रभाव यह होगा कि इसकी मांग घट जाएगी। दूसरा, अगर हम यहां पर देखें कि लिम्का जो एक प्रतिस्थापन जिसकी प्रतिस्थापन वस्तु पेप्सी है, अगर लिम्का की कीमतें बढ़ जाती है तो इसका आय प्रभाव यह होगा कि उपभोक्ता की वास्तविक आय कम हो जाएगी, यानी कि वो कम कीमतें इसके अंदर खरीद पाएगा, यानी कि लिम्का की कम मात्रा खरीदेगा। लेकिन प्रतिस्थापन वस्तु पर जो इसका प्रभाव होगा वो ये होगा कि पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लिम्का की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं और उसकी तुलना में पेप्सी की कीमतें कम है, तो इसलिए एक उपभोक्ता लिम्का की कीमतें ज़्यादा होने पर पेप्सी की डिमांड करेगा। यानी कि लिम्का या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों के बढ़ने से आय प्रभाव यह होगा कि उसकी मांग
कम हो जाएगी और प्रतिस्थापन ये प्रभाव होगा कि दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ेगी। आगे अगर हम और विस्तार से देखें या इसको समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि वस्तु की कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ी है और उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ने से वस्तु की मांग भी बढ़ी है, तो इसे धनात्मक प्रभाव कहा जाएगा। इसी तरह से अगर वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ी है, उस बढ़ी हुई वास्तविक आय से अगर उसको आवश्यकता नहीं है तो वस्तु की ज़्यादा मात्रा नहीं भी खरीदेगा, यानी कि कम मात्रा ही खरीदेगा। इसे ऋणात्मक प्रभाव कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब एक वस्तु की कीमत कम हुई है तो दूसरी वस्तु की कीमत इसकी कम हुई है तो इसकी मांग बढ़ी है। इसकी मांग बढ़ने से हमेशा इसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग कम होगी, तो इनके बीच का जो प्रभाव है वो नेगेटिव होगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बढ़ने के कारण क्या हुआ, वास्तविक आय कम हुई। वास्तविक आय कम होने के कारण वस्तु की मांग भी कम हुई, यानी कि आय भी कम हुई और मांग भी कम हुई, तो ये पॉजिटिव या धनात्मक प्रभाव कहा जाता है। तो आय प्रभाव कीमत के बढ़ने का हमारे पास धनात्मक होगा। लेकिन अगर प्रतिस्थापन की बात करें तो कीमत बढ़ी है, कीमत बढ़ने से जो लिम्का है उसकी मांग कम हुई है, उसकी मांग कम हुई है तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग बढ़ी है। तो इन दोनों के अंदर जो संबंध है वो विपरीत संबंध है, यानी कि एक की मांग कम हो रही है, दूसरी की मांग बढ़ रही है, जिसके कारण से ये नेगेटिव प्रभाव है। तो इस तरह से हम इस चित्र के द्वारा आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को समझ सकते हैं कि किस तरह से कीमतों में कमी या वृद्धि से आय प्रभाव वस्तुओं की मांग पर पड़ता है या वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है, और कीमतों में कमी और वृद्धि का प्रतिस्थापन प्रभाव किस तरह से वस्तुओं की मांग को प्रभावित करता है। क्या मांग का नियम हमेशा काम करता है? मतलब हमेशा ही कीमत के कम होने पर मांग बढ़ती है और कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि मांग और कीमत के अनुसार नियम के अनुसार काम ना करे। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि मांग का नियम काम नहीं करता, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग कम होने के बजाय बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर मांग बढ़ने के बजाय कम हो जाती है, और इसे मांग के नियम के अपवाद कहा जाता है, जिनका अध्ययन हम आगे विस्तार से कर रहे हैं। मांग के नियम के अपवाद। मांग के नियम के कुछ अपवाद भी हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ वस्तुएं कीमत अधिक होने पर उनकी मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर उनकी मांग कम हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि बहुत सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें मांग के नियम के अनुसार काम नहीं होता, यानी कि कीमत और मांग के नियम के अनुसार आचरण नहीं करती बल्कि इसके विपरीत आचरण करती है। इस स्थिति में मांग का ढलान धनात्मक होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है। जैसे कि यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी और ओ वाई अक्ष पर कीमत दिखाई गई है, और यहाँ जो मांग का ढलान है वो नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। ज़्यादातर अब तक हमने देखा कि मांग का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता था, लेकिन मांग के नियम के अपवाद के कारण मांग का ढलान यहाँ पर धनात्मक या नीचे से ऊपर की ओर उड़ता हुआ है। सबसे पहले इस तथ्य का विश्लेषण या इसकी व्याख्या सर रॉबर्ट गिब्सन ने की थी, इसलिए इसे गिब्सन का विरोधाभास भी कहा जाता है। मांग के नियम के अपवादों की व्याख्या हम आगे विस्तार से कर रहे हैं। सबसे पहला इसके अंदर आ जाता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। इस अपवाद की व्याख्या सबसे पहले वेबलन ने की थी। मांग का नियम मिथ्या या झूठे दिखावे वाली या मिथ्या आकर्षण वाली वस्तुओं पर लागू नहीं होता। कुछ वस्तुएं जैसे आयातित कार, हीरे जवाहरात, कीमती कालीन, महंगे मोबाइल फोन आदि ऐसी चीजें होती हैं जो केवल दिखावे के लिए होती हैं और जिन्हें धनी व्यक्ति केवल मान सम्मान पाने के लिए या दिखाने के लिए अपने पास रखता है। जैसे जैसे इन वस्तुओं की कीमत बढ़ती चली जाती है तो अमीर लोग दिखाने के लिए इन वस्तुओं की मांग को भी
बढ़ाते चले जाते हैं। अगला हमारे पास आता है उपभोक्ता की अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता के कारण ऐसा सोच लेता है कि सस्ती वस्तुएं घटिया होती हैं, अच्छी नहीं होती, और महंगी वस्तुएं ही श्रेष्ठ होती हैं, अच्छी वस्तुएं होती हैं। इस कारण वो कम कीमत होने के कारण सस्ती वस्तुओं की मांग कम करता है और अधिक कीमत वाली महंगी वस्तुएं उनको अच्छी समझने के कारण उनकी मांग ज्यादा करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अनिवार्य वस्तुएं। बेनहम के अनुसार जीवन की जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, जैसे गेहूं, चावल, दालें, घी, आटा आदि पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि कीमत कम होने पर भी व्यक्ति को जितनी खाने या जीने के लिए जरूरत है वो उतनी तो खरीदेगा ही खरीदेगा। कीमत कम होने पर ज़्यादा घर में डाल करके उनको खराब नहीं करेगा, और कीमत ज़्यादा होने पर भी इन वस्तुओं की जितनी उसको जीने के लिए जरूरत है उतनी वो खरीदेगा, बेशक इसके लिए उसको दूसरी वस्तुओं की मात्रा में कटौती क्यों ना करनी पड़े। चौथा पॉइंट हमारे पास आ जाता है वस्तुओं की दुर्लभता का डर। बेनहम के अनुसार कई बार लोगों को भविष्य के अंदर वस्तुओं की कमी का डर हो जाता है, ज्यादातर आपातकालीन स्थिति में होता है, जैसे युद्ध, अकाल आदि में। तो इसके अंदर वस्तुओं की कीमतें कितनी ही ज्यादा क्यों ना बढ़ रही हो, तो भविष्य में कमी होने के डर से लोग बढ़ती हुई कीमतों पर भी उन वस्तुओं की ज्यादा मात्रा खरीदते चले जाते हैं, जिससे उनकी मांग बढ़ती चली जाती है। वस्तु विशेष की आदत। कुछ लोगों को कुछ वस्तुओं की आदत हो जाती है कि वे उन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, उसी ब्रांड का प्रयोग करते हैं, उसी कंपनी की वस्तु का प्रयोग करते हैं, चाहे उस वस्तु की कीमत कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो जाए। यानी कीमत ज़्यादा होने पर भी उसी वस्तु को खरीदेंगे, उस वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। अगला हमारा पॉइंट आता है गिफन गुड्स। इन वस्तुओं के बारे में सबसे पहले चर्चा सर रॉबर्ट गिफन ने की थी, जिस कारण इन्हें गिफन पदार्थ या घटिया वस्तुएं भी कह दिया जाता है। रॉबर्ट गिफन के अनुसार गिफन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। गिफन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर इनकी मांग अधिक या कीमत कम होने पर इनकी मांग कम होती चली जाती है। उदाहरण के लिए यदि ज्वार, बाजरा आदि मोटे अनाज की कीमतें कम हो जाती हैं तो जरूरी नहीं कि उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदे। कीमत कम होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाएगी और उपभोक्ता उस बढ़ी हुई आय से गेहूं, चावल जैसे अनाजों को खरीदेगा जिन्हें उत्तम वस्तुएं समझता है। इस तरह से मोटे अनाज जिन्हें उपभोक्ता घटिया वस्तुएं समझता है, उनकी कीमत कम होने पर भी उनकी मांग नहीं बढ़ती बल्कि कम रह जाती है और दूसरी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक उपभोक्ता के नजरिए का फर्क होता है कि किन्हें घटिया वस्तुएं और किन्हें अच्छी वस्तुएं समझता है। तो इस वीडियो में हमने हर चीज़ का विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आप बच्चों को इस वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको वीडियो पसंद आई हो।